तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखा होगा आपने अभी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारी कंपनीज ने ऑलरेडी अपने अर्निंग्स रिपोर्ट कर चुके हैं, बट कुछ कंपनीज ने अर्निंग्स के बाद अपने फ्यूचर प्लान्स को भी रिवील किया है। तो इसमें KPIT टेक्नोलॉजी का भी नाम आता है। तो चलिए कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है कि आने वाले कल में KPIT का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल सकता है। सो देखो दोस्तों, मैंने कंपनी का फ्यूचर आउटलुक ओपन कर रखा है। अभी रिसेंटली अर्निंग्स तो कंपनी ने काफ़ी सही दिखाए थे, बट उसके साथ कंपनी ने ये भी बताया कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो भी काफ़ी सही है, क्योंकि पहले का जो गाइडेंस है उसी को कंपनी ने एज इट इज़ मेंटेन कर रखा था, जिसको ऑलरेडी मार्केट पसंद कर रही थी। 18 से लेकर 22% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। 22% तक का ग्रोथ कंपनी अचीव कर सकती है कांस्टेंट करेंसी के टर्म में इस फाइनेंशियल ईयर। उसके अलावा EBITDA मार्जिन जो पहले कंपनी बताया करती थी कि हम 20.5% रिपोर्ट करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर, बट उसको कंपनी ने अपग्रेड कर 21% कर दिया है, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अच्छी बात है। इससे कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे। बट ये सारी चीज़ों को लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आप सुन रखे होंगे। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो दोस्तों, मार्केट में चल रहा है एक बियर रन, और बियर रन में सब बोलते हैं बाय ऑन डिप करो, बाय ऑन डिप करो। बट एग्जैक्ट बाय ऑन डिप का कौन सा लेवल होना चाहिए वो सभी को नहीं पता होता। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता जो नए नए वेले हैं मार्केट में। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से स्टॉक का कौन सा लेवल पर डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स में आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। तो इस वजह से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसको जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के चार्ट्स मैंने अपडेट भी किए हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे हैं। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, और पिन कॉमेंट में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, कुछ टाइम पहले कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी। ये शायद न्यूज़ को हो चुका होगा 1 से 1.5 साल या 2 साल में भी। न्यूज़ दोस्तों ये था कि KPIT टेक्नोलॉजी और होंडा ने एक पार्टनरशिप किया था। अब उस पार्टनरशिप के बदले KPIT टेक्नोलॉजी होंडा के लिए सर्विसेज का काम करती है। अब होंडा और निसान का हो चुका है मर्जर, और निसान का जो बिजनेसेस है उसको भी KPIT टेक्नोलॉजी सर्विसेज दे सकती है। ऐसा इसको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ऐसा KPIT टेक्नोलॉजी ने बताया है। तो निसान कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, वो भी बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। होंडा से जब इनका पार्टनरशिप होता, ये न्यूज़ जब ऑफिशियल हुआ था तो स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी दिखी थी, अर्निंग्स भी इनके ऊपर गए थे। अब निसान के लिए भी ये काम करेगी, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है। तो बेशक अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो काफ़ी सही पॉइंट ये कंपनी ने अपडेट किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे ये पता चलता है कि फ्यूचर्स कंपनी के काफ़ी ब्राइट हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ग्रोथ की अगर हम बात करें US एंड यूरोप में, तो वो थोड़ी सी हमें स्लो होती हुई ज़रूर दिखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद काफ़ी बड़ा इन्फ्लेशन हमें इन दोनों बोल सकते हैं कंट्रीज़ में देखने को मिला। अब वहाँ पर जो ग्रोथ है वो रिकवर कर सकता है Q1 FY26 से, यानी कि Q4 कंपनी के एज इट इज़ सेम दिखेंगे जैसा पहले हमें देखने को मिलते थे यूरोप और US में। बट Q1 अगले फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ से कुछ ग्रोथ आपको और विटनेस करने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर KPIT का मानना है। अब इसके अलावा दोस्तों, कंपनी को अपॉर्चुनिटी और भी मिल रहा है। अब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन्वेस्ट करने का हाइब्रिड व्हीकल्स में। अब आप सभी को पता है कि हाइब्रिड व्हीकल्स को भी काफ़ी सारी कंपनी अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, और इससे रिलेटेड भी कंपनी ने न्यूज़ हमें सुनाई है। तो ओवरऑल कुछ चीज़ें तो आपने सुन रखा था जैसा कि ये, बट कुछ चीज़ें आपको काफ़ी सारी आर्टिकल्स में देखने को नहीं मिल रही थी, लाइक ये और ये। तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी को लेकर क्या है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। सो दोस्तों, अगली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब अगर बात करें MTR टेक्नोलॉजी के लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक के परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी से कुछ और था, रिजल्ट हमें कुछ और देखने को मिला। अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में, तो वो है नेगेटिव में, चाहे 3 साल का देखो या फिर 1 साल का। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं वैल्यूएशन दे रखा था,
और उस वैल्यूशंस के अकॉर्डिंग कंपनी के जो अर्निंग्स थे वो ज़्यादा आने थे, बट इसका एकदम डिफरेंट हुआ। कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले 5 साल में 7% CAGR से ग्रो हुआ है, 3 साल में 6% CAGR से, और पिछले 1 साल में नेगेटिव है। और ऐसे नंबर्स के बेसिस पे हाई वैल्यूएशन सस्टेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अभी भी देखोगे तो इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 100 के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, बट अर्निंग्स उसके आसपास भी नहीं है। अब स्टॉक प्राइस का मतलब क्या होता है? स्टॉक प्राइस का मतलब होता है कि कंपनी का जो करंट पी है उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो EPS से, स्टॉक प्राइस आपको मिल जाएगा। अब स्टॉक प्राइस को बढ़ाना है अगर, तो वैल्यूएशंस के साथ कंपनी के EPS को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर वैल्यूएशन चलो एक जगह ही पे रहती है, क्योंकि अगर ग्रोथ लिमिटेड है बट EPS अगर कंसिस्टेंट धीरे धीरे करके बढ़ रही है तो स्टॉक ग्रो करता है, बट इसके EPS बढ़ ही नहीं रही है, सिर्फ शेयर प्राइस ऊपर है, सॉरी वैल्यूएशन ऊपर है। इस वजह से आपको स्टॉक में पहले जो एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिलीवर होते हुए देखने को नहीं मिले। अब एक्सपेक्टेशंस थी क्यों, उसके भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में, क्लीन एनर्जी सेक्टर में काम करती है। कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसको डेवलपिंग का और मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सही नज़र आती है, बट एग्जीक्यूशंस प्रॉब्लम कंपनी को हो रही है, और उसका रिजल्ट साफ साफ इसके अर्निंग्स में हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। सो दोस्तों, हाल ही में लक्ष्मी ऑर्गेनिक के भी अर्निंग्स हमें देखने को मिल चुके हैं। एज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हमें बहुत ही ज़्यादा कमाल के तो देखने को मिल नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की, तो पिछले 5 साल में 14.6% CAGR से ग्रो हुआ है, 1 साल में सिर्फ 5% से, और 3 साल में 20% CAGR से। और प्रॉफिट का नंबर भी अगर देखोगे तो पिछले 3 साल का इंप्रेसिव नहीं है, 5 साल का ठीक है, 1 साल का ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इस कंपनी के ग्रोथ गाइडेंस क्या है, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली वो कंपनी 3 फेज से गुजरती है, और वो तीनों फेज आपको पता होना चाहिए। पहला होता है ग्रोथ फेज, जहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स लगातार ग्रो करते हुए दिखते हैं। दूसरा फेज होता है कंसोलिडेशन फेज, जहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स ग्रो होते ही नहीं है। और तीसरा फेज होता है डी ग्रोथ फेज, जहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स में लगातार एक डिप देखने को मिलती है। अब फाइनेंशियली अगर कंपनी स्टेबल है, फंडामेंटल्स कंपनी के सही हैं, तो वो तीनों फेज को आप इजीली मैनेज कर एक अच्छा रिटर्न्स गेन कर पाते हैं। अब केपीआईटी नहीं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो इसका ग्रोथ फेज नहीं, इसका एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जहाँ पर इसके अर्निंग्स हमें ग्रो होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इस टाइम पे कंपनी करती है कैपेक्स अगर कंपनी कर रही है तो वहाँ पर आपको रिटर्न्स बनते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। अब कैपेक्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो 1100 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने गाइड कर रखा है बाई FY28, ठीक है। और 2024 से 2028 के बीच में कंपनी 1000 या फिर 1100 करोड़ का कैपेक्स करेगी। अब इस कैपेक्स में कौन कौन से सेगमेंट्स इंक्लूडेड हैं, तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। 800 करोड़ रुपए कंपनी दहेज साइट में इन्वेस्ट करेगी। एन ब्यूटाइल एसीटेट प्लांट में कंपनी का जाएगा 50 करोड़, 800 करोड़ दहेज साइट एंड एन ब्यूटाइल एसीटेट प्लांट में जाएगा। उसके अलावा 50 करोड़ फ्लोरो इंटरमीडिएट्स बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी। 90 करोड़ रुपीज़ कंपनी इथाइल एसीटेट कैपेसिटी को बढ़ाने में करेगी। तो ये कंपनी का टोटल कैपेक्स प्लान है। बट दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के अर्निंग्स हमें अच्छे कब से देखने को मिलेंगे, तो इन्होंने बताया है कि इसके जो फ्लोरो इंटरमीडिएट बिजनेस है उसमें जो कंपनी 90 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर रही है, 90 करोड़ ही है ना, नहीं 90 नहीं 50 करोड़ है, ठीक है। तो 50 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रही है वहाँ से इनको जो पीक रेवेन्यू मिल सकता है, मतलब बेस्ट रेवेन्यू जो मिल सकता है, वो होगा करीब 200 करोड़ रुपए का। और इबिट्टा मार्जिन जो है वो एज इट इज सेम रहेगा, जो स्पेशलिटी बिजनेस का है वही सेम रहने वाला है फ्लोरो इंटरमीडिएट्स बिजनेस में भी। और बताया है इस कंपनी ने कि जो कंपनी ने कैपेक्स कर रखा है उसके रेवेन्यू, या फिर बोल सकते हैं वहाँ से रेवेन्यू कब आएगा, उसके डेट्स की अगर हम बात करें तो बताया है कि कंपनी उम्मीद कर रही है कि Q4 FY25 से वहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आने लगेगा। और अगर हम बात करें 2026 की, तो ये जो 200 करोड़ रुपए रेवेन्यू उम्मीद कर रहे हैं फ्लोरो इंटरमीडिएट बिजनेस से,
उसका 40 to 60% हमें 2026 में देखने को मिल सकती है। अगर 50% एवरेज मान के चले तो बोल सकते हैं कि 2026 में इस सेगमेंट से कंपनी को 100 करोड़ तक का रेवेन्यू मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। अब देखते हैं कि जो कहना है वो अचीव हो पाता है या नहीं, बट जो गाइडेंस थी एज ए इन्वेस्टर्स आपको नोट करनी है और वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। बाकी आपका व्यू इस कंपनी को लेकर क्या है वो भी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। अगर पिछले कुछ टाइम से बात करें तो वारे रिन्यूएबल्स के लिए परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं है। लाइक अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की तो वो लगातार हमें पिछले कई टाइम से गिरता हुआ दिखा है। इसके ऑल टाइम हाई से करंट मार्केट प्राइस को हम कंपैरिजन करें तो स्टॉक 67.8% नीचे है, जो कि मार्केट की ह्यूज करेक्शंस की वजह से भी है और अपने रीजंस की वजह से भी है कि कंपनी के अर्निंग्स पहले जो हर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बड़ा ग्रोथ दिखाया करते थे उसमें थोड़ी सी एक स्लो डाउन हमें देखने को मिली है। बट इस बीच में कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। कंपनी के अर्निंग्स में जो स्लो डाउन देखने को मिली है वो स्लो डाउन भी काफ़ी सारी कंपनीज का ड्रीम होता है। लाइक अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर के सेल्स की तो वहाँ पर सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। उससे पहले जो गिरावट की शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हुई थी, ठीक है, जहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 83% की ग्रोथ ही कंपनी ने दिखाया था, जो कि बहुत सारी कंपनी का ये ड्रीम भी होता है। और उसके बाद अच्छे अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे और अभी अर्निंग्स में एक वापस से स्लो डाउन देखने को मिली है जिसको कंपनी बढ़ाने की कोशिश करेगी। बट फिर भी अगर देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। पिछले 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 244% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल का 73.8 है और उसके अलावा मीडियन सेल्स ग्रोथ 123% है पिछले 10 साल का, जो कि बहुत अच्छा है। बट अगर दोस्तों हम कॉन्स की बात करें तो इसके बुक वैल्यू से इसका जो करेंट प्राइस है वो 31.8 टाइम्स ऊपर है, या फिर बोल सकते हैं स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 31.8 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा हाई डेटेड डेज कंपनी को फेस करना पड़ रहा है जो कि 156 डेज है और इसको पिछले साल यानी कि 2023 से कंपैरिजन करें तो उसमें ह्यूज जंप है। डेटेड डेज का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी आप सेल करते हैं वो पैसा तुरंत आपको नहीं मिलता। लाइक कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बेची ए नाम का, वो ज़रूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्ट कंपनी को तुरंत कैश में मिल जाए, ऐसा नहीं है, एक टाइम लगता है। वो टाइम जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा बात है। बट ये कंपनी की जितने भी सेल्स हमें देखने को मिलते हैं उसके पैसे कंपनी को 156 डेज में मिलते हैं, ऐसा ये डेटा डेज का डेटा हमें बताता है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देनी है एज ए इन्वेस्टर्स। और पिछले कुछ टाइम में जो गिरावट हुई है उस गिरावट में आप कंपनी को रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। और दोस्तों काफ़ी टाइम से ये कंपनी एसएम लिस्ट में भी थी, तो अब एसएम लिस्ट से भी ये कंपनी कंप्लीट एग्जिट कर चुकी है, तो वो भी अगर देखा जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अब अगली कंपनी को जिसने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। और ये एक आईटी कंपनी है। 6 फरवरी को यानी कि थर्सडे को इसका रिकॉर्ड डेट इसने फिक्स किया है। अब नाम दोस्तों क्या है, तो नाम है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड, जो कि एक छोटी आईटी कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है। शेयर होल्डर नहीं है तो इग्नोर आप कर सकते हैं कंपनी को। छोटी कंपनी है, रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।